नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होता, पता चल जाता है क्या करना। ये क्वेश्चन मार्च 15 में आया हुआ है, मतलब स्प्रिंग 15 में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। जी पहले ये सवाल कर ले। फॉलोइंग इज द 26 को है, 26 फेब को ही होना है, क्योंकि जनवरी गुजर गई है, मार्च में हो नहीं सकता। चले करें स्टार्ट। अच्छा, मैंने पहले ही कहा था कि ना तैयारी करने के लिए हमारी की कोशिश है कि बाकी सब्जेक्ट्स को आपने खुद प्लान करना है और डिजाइन करना है, और इसके लिए मैंने आपको कह दिया था कि 20 तारीख तक मैं आपकी तैयारी पूरी करवाऊंगा। 26 को एग्जाम होगा आपका फाइनल मॉक। 26 के बाद कोशिश करेंगे कि 26 वाले दिन ही डिस्कशन की क्लास रख लें उस मॉक की, या फिर ताकि जो लोग दूर से आएंगे उनका आना जाना का टाइम सेव हो जाए। और 2 तारीख को आपका एग्जाम है इसका, ठीक है। तो प्लानिंग इस तरह से की है कि आप लोगों की तैयारी FAR 1 के खास तौर पे, पहले FAR 1 का एक मसला होता था कि ये पेपर एंड पे होता था, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन किसी और पेपर की होती थी। अब ये पेपर ही पहला है, तो इसलिए टेंशन इसी की होनी है। तो इसकी टेंशन सिर्फ ये लेनी चाहिए कि जो कि अभी टेंशन नजर भी आ रही है कि आज जब आपको कोई सवाल दिया जाता है, चाहे 1 दिया जाए, आधा दिया जाए या 3 दिए जाए, सारे अनसीन करके आया करो। डिस्कस तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है, अगर आप वो सवाल छोड़ के आ जाते हो ना, तो फिर तैयारी नहीं हो रही फिर हमारी। अगर आपने तैयारी करनी है, इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक रहता है, वो चैप्टर 3 है। हम तो टॉपिक के हिसाब से देखेंगे तो टॉपिक एक ही है, एक ही फॉर्मेट है, एक ही तरीकाकार है, एक ही अप्रोच है, तो फिर सिर्फ प्रैक्टिस रहती है। कैश फ्लो की प्रैक्टिस जैसे ही खत्म हो जाएगी हमारी, हमने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और एट द एंड ये टॉपिक जब देखें IS 8 और इक्विटी, इसका एक दफा फिर टेस्ट होना है आपका इसके साथ, कैश फ्लो के साथ, ठीक है। लेकिन अभी भी पूरे नंबर तो नहीं आए, अभी आपके पूरे मार्क्स इस टेस्ट में तो कम से कम पूरे मार्क्स आने चाहिए थे। मतलब इसमें भी आप लोग अगर 12 में से 4.5 नंबर ले रहे हो, या 3.5 नंबर ले रहे हो, या 6 नंबर भी ले रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। इसमें कम से कम 10 नंबर होने चाहिए थे आपके, 9 नंबर होने चाहिए थे आपके, फिर ये सही अच्छे वाला टेस्ट की तैयारी हो चुकी है। और अभी आप लोगों के से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो आपके 25 नंबर है ना, कैश फ्लो 8 और इक्विटी, ये जिसके ठीक है ना, वो पासिंग मार्क्स के करीब पहुंच जाएगा। और बाकी तो जो अगले टॉपिक्स हैं वो तो सिर्फ आपने करके आना है ना, गलत सही वो तो दूर की बात है। और जो बाकी सवाल बन जाएंगे नॉन करंट एसेट्स के, वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप दोबारा करोगे ना, जब हम तो मिल के दोबारा करेंगे तो उसके ऊपर ग्रिप आ जाए। ये साथ साथ करना है, इसमें हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचना, तो इसलिए इसको साथ साथ करो। जितना काम दिया जाता है, कुछ भी हो, टाइम निकालो और सुस्ती छोड़ दो, यानी सोचना छोड़ दो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, सुई 12 पे आएगी तो फिर पढ़ना शुरू करेंगे, चाय पी के फिर पढ़ना शुरू करेंगे, अभी खाना खा लें फिर पढ़ना शुरू करेंगे। वो टाइम वेस्ट करने के बहाने हैं, इन बहानों को खत्म करो। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने एंड के लिए रखा था, बट अभी करवा देता हूं, क्योंकि कल मैं आपको डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये तकरीबन 2 दिन और लेगा हमारा टॉपिक, और ये खत्म हो गया। XYZ लिमिटेड दिसंबर 2014 का ये डाटा है। ये मुझे 2 वजह से ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह याद है। एक, जब मैंने FAR 1 पढ़ाना शुरू किया था, उसके फौरन बाद ये पेपर में सवाल आया था। फिर दूसरा इसलिए याद है कि एक स्टूडेंट ने ओपनिंग को क्लोजिंग ले लिया था और क्लोजिंग को ओपनिंग लेकर हल किया था, उसने आकर ये भी बताया था। तो इसलिए इसके साथ एक तीसरी यादगार भी चीज याददाश्त भी है, वो मैं बताऊंगा। Which was prepared by its accountant.
लीज होल्ड लैंड कॉस्ट 250 मिलियन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200 मिलियन, बिल्डिंग की कॉस्ट, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीनरी की कॉस्ट, फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, नेट कैश एंड बैंक। अच्छा, क्वेश्चन के करने के साथ ही हम टिक कर लेते हैं जो वर्किंग कैपिटल वाली बातें हैं, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, और यहां पर आ जाते हैं कैपिटल, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म बैंक, ट्रेड पेबल, इनकम टैक्स पेबल, एक्रूड इंटरेस्ट। और ये साल कौन सा हुआ? दिसंबर 14। यहां पर उसने कहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 275 एंड इनकम टैक्स 13। ये जो इनकम टैक्स है पेड है या फॉर द ईयर है? फॉर द ईयर है। बैलेंस एज एट दिसंबर 13, ऊपर वाला बैलेंस क्या था? दिसंबर 14, और ये वाला क्या है? दिसंबर। स्टॉक 703, अकाउंट रिसीवेबल, नेट कैश एंड बैंक, ट्रेड पेबल, इनकम टैक्स पेबल और लॉन्ग टर्म। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट यहां भी 70 है और यहां पर भी, इसका मतलब है इसके अंदर कोई चेंज तो ना इनफ्लो हुआ होगा ना आउटफ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी फॉलो अ पॉलिसी ऑफ मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। इसका मतलब है ये ऊपर नेट गिवन है, आप ग्रॉस करना चाहते हो तो कर लो। अच्छा, चीजें मैं सारी बता देता हूं, ऑप्शन सारी बता देता हूं। उसमें से जो हम ऑप्शन लिखते हैं ना, ये गलत नहीं है, ये आई कप ने अलाउ की हुई, आपकी बुक में ही बताया हुआ। अगर आप बुक से पहले देख लें, उसने भी कहा है देयर आर 2 ऑप्शन, या तो ग्रॉस डेटर्स और अलाउंस का डिफरेंस ले लो या नेट डेटर्स का डिफरेंस। फिर आप कहोगे सर वो बैड डेट्स वाली बात है, वो हमें नहीं समझ लगती। अगर आपने बैड डेट्स को भी कंसीडर करना है ना, तो एडजस्टमेंट में ऐड बैक कर दो, और जब ये डिफरेंस लेते हो ना डेटर्स का, तो क्लोजिंग में उसको ऐड करके फिर डिफरेंस लिया करो, फिर आपका जवाब ठीक है। या तो फिर उधर भी इग्नोर इधर भी इग्नोर, और ये अलाउ है, ऐसा करना अलाउ है। सर उसमें लिखा है कि अगर ग्रॉस आप ले सकते तो वो वाली ऑप्शन आपने मस्ट मतलब फिर वो बैड डेट्स वाली भी अप्लाई करनी है, तो इसलिए हम जान छुड़वा चुके हैं, हम लेते ही नेट डेटर्स की है, बट लिख दिया करो बड़ा सा, थोड़ा सा लिखा करो कि इंक्रीज या डिक्रीज इन नेट डेटर्स। नेक्स्ट है जनाब, बैंक लोन वाज ऑब्टेन्ड 1 जनवरी 14। इसका मतलब ये हुआ, इधर आप गौर करना है, 1 जनवरी 14 को लोन लिया है, इसका मतलब है साल के शुरू में था ही नहीं, इसी साल ही सारा लोन लिया है। अगर आप इस ओपनिंग डाटा के अंदर देखें तो आपको लोन नजर नहीं आ रहा, तो इसका जो इंटरेस्ट पेएबल होगा वो भी पिछले साल नहीं होगा। आगे वो लिखता है कैरीज इंटरेस्ट 9% पर एनम। ऐसे ओपनिंग बैलेंस में देख लें, आपका इंटरेस्ट पेएबल भी नहीं है और लोन भी नहीं है। यहां पर ऊपर जाकर देखें, ये सवाल ना पढ़ के ही बंदे को पता तो चले ये सवाल का स्ट्रक्चर क्या है। या अक्रूड इंटरेस्ट भी है और लॉन्ग टर्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने खुद कह दिया कि लोन आपने लिया है 1 जनवरी 14 को, तो इसलिए ना इंटरेस्ट का ब्रॉड ऑन है ना लोन का ब्रॉड ऑन। आगे बढ़ते हैं, तो उसने कहा जी XYZ यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम डेप्रिसिएशन किस पर अप्लाई करते होते हैं? ओपनिंग बैलेंस, सॉरी, कॉस्ट के ऊपर। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014 हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। इसका मतलब उस प्रॉफिट के अंदर प्लस माइनस हो चुकी है। ऑन रिव्यू द CFO हैज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। ये है एरर, ये है नई चीज जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में नहीं थी। अ मशीन with list price 50 million was purchased on 1 January 14। एक मशीन जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है? ये मोबाइल ना, ये मुझे दे दो इसका। बल्कि कल से ना आप लोगों ने मोबाइल आपके ना नजर नहीं आने चाहिए, आपके ना या तो मोबाइल जिनी उसमें बैग में हो
या आप लोगों के या इस मेरे टेबल पे होने चाहिए। मोबाइल किसी के हाथ में नजर आया ना तो उसका वो वाजिबुल कत्ल है, ठीक है ना। वो जो पीछे बैठे होते हैं लोग, उनके किसी का भी, एक तो आप लोगों के बस किताब ले लो, अब तो ले ही लो, किताब है तो साथ लेकर आया करो, ठीक है। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी होती है क्लास पढ़ने के दौरान ही बंदा फोकस खत्म हो जाता है। अ मशीन विद लिस्ट प्राइस 50 million was purchased on 1st January 14. An amount of rupees 30 million has been paid in cash, whereas 20 million was adjusted against trade-in of a machine. क्या मतलब है इसका? 50 मिलियन की मशीन ले रहे हैं, 30 मिलियन पैसे दे रहे हैं और 20 मिलियन में पुरानी मशीन दे रहे हैं, उसका एक्सचेंज का केस बन गया। कॉस्टिंग 40 मिलियन, हैविंग बुक वैल्यू 25 मिलियन। यहां से हमें गेन या लॉस का भी पता चल गया। 25 मिलियन बुक वैल्यू थी, 20 मिलियन में उसको दे रहे हैं और 30 मिलियन का कैश दे रहे हैं। द ट्रांजैक्शन हैज रिकॉर्डेड, मसला क्या है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? न्यू एसेट डेबिट, accumulated depreciation बी डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, जितना कैश दे रहे हैं वो भी क्रेडिट, और जो डिफरेंस आएगा गेन या न्यू एसेट कितने से डेबिट? 50 से। accumulated depreciation 40 और 25 का डिफरेंस 15 से। ओल्ड एसेट 40 से। कैश कितना दे रहे हैं? 5 का हमें कैश 30 दे रहे हैं, तो SOPL 5। ठीक होगी बात? ये ओरिजिनल एंट्री बनती है। आगे वो क्या कर रहा है? द ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर रुपीज 30 मिलियन, द नेट अमाउंट पेड टू द सप्लायर। कहते हैं एंट्री उसने पास की, PPE डेबिट, कैश क्रेडिट, बस, बाकी उसने कोई एंट्री ही नहीं पास की। अब इसको, इस गलती को ठीक करेंगे। ये शायद आपको आई क्या ये सवाल ना दे, उसकी वजह क्योंकि आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ना इंट्रो में पढ़ा ना FR1 में पढ़ा। लेकिन हो सकता है कोई बंदा पुराना सवाल को डिजाइन कर रहा हो, पुरानी एडजस्टमेंट को देखकर सवाल बना रहा हो, तो ये एरर दे सकता है, क्योंकि इंट्रो का सिलेबस R1 में होता ही होता है। R2 के अंदर R1 और इंट्रो का सिलेबस ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, कॉन्सेप्ट वो पूछ सकता है। अब एंट्री पास करनी चाहिए थी ये वाली, उसने एंट्री पास कर दी है ये। कितनी गलत एंट्री पास की है देखें। PPE को डेबिट किससे करना था? उसने किससे किया हुआ है? इसका मतलब है 20 से और डेबिट कर देगा। चलो कर लेते हैं, PPE डेबिट 20 से, ये चीज ठीक हो गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 15 से डेबिट करना था, उसने किया ही नहीं, ये भी डेबिट कर देते हैं। कितनी अमाउंट से? लॉस को उसने डेबिट नहीं किया, वो भी कर देते हैं। ओल्ड को PPE से 40 मिलियन से क्रेडिट करना था, उसने नहीं किया हुआ, कर देंगे। कितनी अमाउंट से? कैश क्रेडिट हुआ। तो ये एंट्री हम पास करेंगे, इस एंट्री को बोलती हैं रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्शन ऑफ एरर, ये इसकी एंट्री का नाम होता है। आप चाहो तो 20 और 40 को नेट करके भी एंट्री पास कर सकते हो, क्योंकि PPE 20 से डेबिट हो रहा है, 40 से क्रेडिट हो रहा है, आप इसको नेट करके 20 से क्रेडिट भी कर सकते हैं। अब मेन मसला ये नहीं है, मेन मसला है इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी गलत हो गया। एक हमने लॉस नहीं लिखा उसकी वजह से, दूसरा जो एसेट के अंदर गलती की है इसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी गलत होती है। इस गलती की, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में वो लिख चुका है ना, उसने तो गलत लिखी होगी। यहां पर हमारे पास ये मशीन की बात हो रही है और मशीन का रेट कितना है? 10%।
आप पहले देखें, ये 5 का लॉस उसने नहीं लिखा होगा, तो इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट में माइनस कर देंगे या ऐड कर दें आप? अच्छा, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं फॉर लाइफ के लिए याद रखना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर जब भी आपके पास कोई एसओपीएल का एलिमेंट हो, एसओपीएल का कोई भी एलिमेंट, पता है एसओपीएल का एलिमेंट, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर एक्सपेंस, वो सारी बातें अगर डेबिट हो रही हो तो प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट में प्लस करते हैं। एसओपीएल का कोई भी एलिमेंट डेबिट हो रहा हो तो प्रॉफिट में से माइनस, क्रेडिट हो रहा हो तो प्रॉफिट में ऐड। गॉट इट? दूसरी बात, अगर कोई नॉन करंट एसेट डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो और उसकी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेना हो, तो डेबिट हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और क्रेडिट हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करते हैं। ये दो बातें याद रखनी है आने वाली जिंदगी में। रेक्टिफिकेशन के अंदर कोई भी एसओपीएल का एलिमेंट डेबिट हो रहा हो तो प्रॉफिट में से माइनस, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को कम करेगा, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट में ऐड। और नॉन करंट एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन लेते हो, वो डेबिट हो रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्योंकि एसेट बढ़ा रहे हो तो डेप्रिसिएशन बढ़ाओगे, एसेट कम कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन भी कम करेगी। तो पहले मैं आपके पास जो प्रॉफिट था ना, पुराना प्रॉफिट, वो 270, मैं यहां पर पहले वर्किंग नंबर 1 करने लगा। प्रॉफिट बिफोर एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 275। लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं लिखा हुआ था, लिख लेते हैं। माइनस कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन का भी तो मसला है इनका। यस सर, 20 से डेबिट हो रहा है, 40 से क्रेडिट हो रहा है। नेट करना है तो नेट कर लो, या 20 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, 40 की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दो। क्यों भला? क्योंकि 20 का पीपीई डेबिट हो रहा है और 40 का पीपीई, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी करेंगे? 2 से जी, और डेप्रिसिएशन चार्ज, और डेप्रिसिएशन रिवर्स कितनी से करेंगे? 4 से। ये एरर हमारा प्रॉफिट की हद तक ठीक हो गया। जब कभी आपका प्रॉफिट गलत हो ना, तो पहले प्रॉफिट को ठीक करना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो आपका बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है, आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5। वन ऑफ द कंपनी कस्टमर बिकम बैंकरप्ट, जो बैंकरप्ट हो जाता है ना, उसको बैड डेट्स कर देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 5 मिलियन आउट ऑफ 25 मिलियन वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम। रिकवर हुआ है या हो चुका है? मिलियन वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम, हो चुका है। बैलेंस हैज टू बी रिटर्न ऑफ करना है या हो चुका है? करना है। हैज टू बी रिटर्न ऑफ, अभी करना है। सीएफओ को पता चला एक कस्टमर से 25 मिलियन लेना था, उसका 5 मिलियन ले चुके हैं और बाकी का उसको राइट ऑफ करना चाहिए था। तो अगर उसको बैंकरप्ट होते हैं तो उसको राइट ऑफ ही करते हैं। जब राइट ऑफ करोगे तो बताओ एंट्री क्या पास करोगे? बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल कितनी अमाउंट से? ओके होगी बात? ये जो बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, ये प्रॉफिट को कुछ कहेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्रॉफिट को कम करेंगे। और जो मेरे रिसीवेबल कम हो रहे हैं, तो रिसीवेबल कम होंगे तो प्रोविजन कम हो जाएगी ज्यादा, और डेटर्स बढ़ेंगे तो अलाउंस बढ़ता है, क्योंकि उसी के ऊपर तो परसेंटेज ली जाती है। और अलाउंस कम हो तो डेटर। अब जरा ध्यान से सवाल देखना है। एक तो मैं बैड डेट्स लिखने लगा,
20 मिलियन से। दूसरा, मेरा डेटर्स कम होने से अलाउंस मेरा डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 5%। ये 5% कहां से पता चला? ये ऊपर लिखा हुआ था। जी सर। अलाउंस कम हो तो इनकम होती है, अलाउंस बढ़े तो एक्सपेंस होता है। देखें, बैड डेट्स 20 मिलियन का सीएफओ को पता चला कि हैज टू बी रिटर्न ऑफ, उसको राइट ऑफ करना चाहिए, कर दिया। अब जाहिर सी बात है, डेटर हमने कम किए हैं, तो उसने जो अलाउंस क्रिएट किया हुआ है वो भी तो फिर ज्यादा किया होगा, क्योंकि अगर 20 मिलियन डेटर वो माइनस कर देता तो अलाउंस भी उसका कम हो जाता। तो हमने क्या किया, वो 1 मिलियन का जो अलाउंस है उसको रिवर्स कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डेप्रिसिएशन करते हैं। डेटर्स बढ़ेंगे, अलाउंस बढ़ जाएगा, अलाउंस बढ़ना एक्सपेंस होता है। डेटर्स कम हुए, अलाउंस कम हो जाएगा, क्योंकि अलाउंस वो रिकॉर्ड कर चुका है। करेक्टेड प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट कितना? 253। अच्छा, इसको हम कंप्लीट ही हल कर लेते हैं ताकि आगे टाइम हमारा कम लगे। ये काम तो हमारा हो गया। अब मुझे बताओ कि ये जो आपके पास ये डेटर्स पड़ा हुआ, ये ठीक होगा? 361, इसमें तो 20 मिलियन का जो डेटर है वो इसके अंदर है, तो -20, और जो ज्यादा अलाउंस माइनस किया होगा, वो जो 1 का डिफरेंस आ रहा था, आपने अलाउंस कम करना है ना, अलाउंस कम करेंगे तो डेटर्स हमारे अलाउंस कम करेंगे, अलाउंस ज्यादा करेंगे तो डेटर कम, और अलाउंस कम करेंगे। सादा सी बात बताता हूं, पहले 20 मिलियन माइनस नहीं किया हुआ था। मैं वैसे उनकी रिवर्स कैलकुलेशन में जाना नहीं चाह रहा। असल में जब उसने पहले अलाउंस लिया होगा ना, वो गलत होगा। कैसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जरूरत नहीं है वैसे आपको समझाने के लिए। मैंने इसको 95 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। करो जरा, 95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, कितना? इसका मतलब समझते हो क्या है? प्रोविजन मैंने ऐड बैक कर दिया, प्रोविजन वापस, क्योंकि इसमें से 5% माइनस हुआ है ना। पहले 5% इसमें से माइनस नेट डेटर्स हैं, 5% इसमें से माइनस हुआ है, तो ये कितने परसेंट अमाउंट है? 95%। मैंने 95 पे डिवाइड कर दिया 100 से ये कितना हो गया? 3। इसमें से अब अच्छा, जो उसने अलाउंस लिया था उसने तो 380 पे लिया हुआ है ना, इसका 5% कितना बन रहा है? 19। अब 360 माइनस कर दिया, 20 माइनस कर दिया, बाकी कितना बच गया? असल 5% इसका लेना चाहिए था, इसका कितना आएगा? 80। तो उसने माइनस कितना किया हुआ होगा? 19। माइनस करना कितना था? 18। तो 1 से मैंने ऐड बैक कर दिया। या आप ऐसा भी कर सकते हो, अब तो आपके पास साफ सुथरे डेटर्स हो गए, 360 में से 18 माइनस कर दो, यही बनेगा ना। 380 हमारे डेटर से 20 के बैडर्स कर दिए, उसमें से 18 की अलाउंस माइनस कर दिए, तो नेट डेटर्स कितने आ गए? 340। और इसको भी देखोगे तो 342 ही बचे। तो वो डायरेक्ट किया है और ये ग्रॉस करके किया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मुनासिब लगे पेपर में तो यही मुनासिब होता है, क्योंकि टाइम तो होता नहीं। चलो जी, सवाल अब हमारा शुरू हो चुका है। प्रॉफिट हमारा आ चुका है, डेप्रिसिएशन हम ले लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट में डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट सबकी बढ़ी हुई है, और जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक कर देते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 250, एडजस्टमेंट। सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द हाँ जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए, जब देखे ना वो बार बार आप लोगों के कॉन्सेप्ट को हिट करता है।
कहीं ये रट्टा तो नहीं लगा के आया। अब डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर अप्लाई होती है? कॉस्ट पे। ये सब की कॉस्ट गिवन है। लैंड की डेप्रिसिएशन होती नहीं है, लीज पे है। तो कितनी डेप्रिसिएशन का रेट बताया हुआ है? तो 2%। तो इसका 2% ले लें। नेट करके लें या कॉस्ट पे? मल्टीप्लाइड बाय 2%। 5। बिल्डिंग का क्या रेट है? 5%। मल्टीप्लाइड बाय 5%। ये जो मशीन 1750 है, ये गलत है या सही है? गलत है। कितनी गलत है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर जाकर देख लो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर आपने डेबिट कितनी मशीन की 20 और क्रेडिट कितनी की? अब सी हो गई। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर जो आप एंट्री पास करते हो ना, इसका मतलब है ये ठीक करने के लिए एंट्री पास की है। सॉरी, लीज होल्ड है ना, तो लीज होल्ड लैंड हो तो डेप्रिशिएट होती है। लीज लैंड आपको पता है डेप्रिशिएट नहीं होती, बट अगर लीज पे हो तो तब डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि लीज के बाद वो एसेट हमने वापस दे देना होता है। अच्छा, ये हमने एंट्री पास की और जो डेबिट हो रहा है एसेट में प्लस कर दो, और जितना क्रेडिट हो रहा है एसेट में से, अब ये एसेट ही ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दो तो इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 173। जो गलतियां थी हमने गलतियों को ठीक करके डेप्रिसिएशन ले ली। आप कहेंगे सर वो डेप्रिसिएशन ठीक भी तो की है। जब हमने अकाउंट ही ठीक कर लिया तो इसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो भी बिल्कुल ठीक आएगी। तो सबको प्लस कर दे 2 इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ जी, फिर उसने कॉमन सेंस को कॉमन सेंस को झटका दिया। 200 का लोन लिया है, और कब लोन लिया है? 1140। आप साथ साथ नोट कर रहे हो ना, तो करते जो बुक भी आपके सामने ये पता कर दे। हाँ जी, तो 200 का क्या रेट है? 9%। तो कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा? 18। ये इंटरेस्ट पेड है या फॉर द ईयर है? फॉर द ईयर। 200 का 9%। लॉस ऑन डिस्पोजल भी है 5 मिलियन। इसके अलावा मुझे बताएं कोई गेन या लॉस या कोई इनकम या एक्सपेंस की बनो। खत्म होगी बात। लॉस भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, सारी चीजें आ गई। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना? वो बैड डेट्स के जो 20 मिलियन राइट ऑफ हुए, अगर इधर लिखेंगे तो फिर दूसरी जगह पे कहाँ लिखेंगे? दूसरी जगह क्लोजिंग में ऐड करके। अच्छा, ये सवाल ये इसका कितना है टोटल? 5450। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर बैड डेट्स इधर लिख देंगे, ऐड बैक कर लेंगे 20 मिलियन, तो बाकी फिर कहां लिखेंगे? बाकी फिर वो जो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आपने निकाला, पहले उसको ग्रॉस अप करोगे, ग्रॉस अप करके फिर 20 मिलियन उसके अंदर ऐड करोगे क्लोजिंग के अंदर, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लो। और इससे सबसे बेस्ट यही है नेट का डिफरेंस लेना, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेंटरी तो आपकी ठीक है ना, ये ओपनिंग है 703 और ओपनिंग है 910, कम हुआ ज्यादा? इंक्रीज इन स्टॉक 20। अकाउंट रिसीवेबल तो अब हमने ठीक कर ली है। क्लोजिंग हमारा अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना है? 418 यस सर, नेट, और क्लोजिंग कितना है? 361 342 342। अब तो ठीक कर लिया ना, कितना डिफरेंस आया?
कम या ज्यादा? डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल कितना? 76। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट अलग से है। बताओ ट्रेड पेबल के अंदर कोई और चीज तो नहीं है? तो क्लोजिंग है 228, ओपनिंग है 150, इंक्रीज 78। उसके बाद कुछ है? खत्म होगी बात। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 451। अब यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, ओपनिंग है नहीं, प्लस एसओपीएल माइनस क्लोजिंग, टैक्स पेड। ओपनिंग कितना है? 80 प्लस एसओपीएल में कितना था? 13 और क्लोजिंग कितना है? 85। 8 हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 438। मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, आगे तो काम बहुत आसान होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेंटली तौर पर बैठे थे, सवाल पढ़ते वक्त ही सारा सवाल दिमाग में चला जाता है। सिर्फ एक एक्सचेंज का केस नजर आया है, बाकी कुछ चेंज नहीं नजर आया। देखिए बाकी किसी का ओपनिंग बैलेंस ही नहीं था हमारे पास, और ना ही ये पहला साल है। अगर पहला साल हो ना तो सारा इंक्रीज आता है। पहला साल हो तो ओपनिंग बैलेंस 0 होते हैं और बाकी सारा। और अगर ओपनिंग है लेकिन बताया नहीं तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई चेंज। इसमें सिर्फ एक एक्सचेंज का केस है, तो कैश पेड फॉर एक्सचेंज, कैश पेड इन एक्सचेंज कितना पे किया था? खत्म होगी बात, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म डिपॉजिट 70 ओपनिंग है, 70 क्लोजिंग है। अब आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसने शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, क्योंकि ओपनिंग है ही नहीं। उसके बाद सिर्फ लोन है, लोन भी इस साल लिया है तो इंक्रीज इन लोन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्रीज इन कितने से? 200 से। ना कोई ड्राइंग्स का जिक्र है, ना हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जिसके नहीं है उसको जीरो नहीं कंसीडर करना। जीरो कंसीडर करते हैं अगर पहला साल हो तो। खत्म हो गया सवाल आपका। नेट इंक्रीज इन जी, हाँ जी पढ़ा होगा 14 में, तो 13 में भी तो होगा। अगर कोई चेंज होता या तो वो बता देता या फिर ओपनिंग बैलेंस दे देता। ना उसने ओपनिंग बैलेंस दिया है ना उसने बताया है कोई चेंज है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई चेंज नहीं है। क्या हुआ? मतलब कैसे अज्यूम करोगे? कुछ ना कुछ तो पता होगा ना। कैसे 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 इंक्रीज 300 से करोगे? कितने से? नहीं, ये 1000 से इंक्रीज कर सकते थे अगर ओपनिंग बैलेंस 0 होता, मतलब ये पहला साल होता। ये पहला साल नहीं है क्योंकि पिछले साल के बैलेंस हैं कुछ, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई एग्जम्पशन बन नहीं सकती। अब ऐसा तो नहीं कह सकते पिछले साल बैलेंस भी था और कैपिटल नहीं था, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी कितना आ गया नेट? 60। इसमें ऐड कर दो ओपनिंग
243 243 ऐड कर दो तो क्लोजिंग आ रहा है आपका ये 850, ये आपका आंसर। इसमें सिर्फ वो रेक्टिफिकेशन की एंट्री एक थी, इस बाकी तो इसमें कुछ नहीं था। नहीं एक मिनट सवाल पूछ रहे थे। जी अच्छा इधर सवाल ये पूछा गया है कि सर आपने एक दफा पीपीई के लेजर के अंदर कैपिटल लिखवाया था, यही बात है। ये तब लिखते होते हैं, अभी अगला सवाल आ भी रहा है, ये तब लिखते हैं जब हम एसेट या तो ओनर दे दे या जिससे हम एसेट खरीदे उसको शेयर दे दे। मैंने एसेट खरीदा, मेरा पीपीई डेबिट हो गया और वो ओनर की तरफ से आया तो कैपिटल क्रेडिट। और अगर मैं उसको शेयर दे दूंगा फिर भी शेयर कैपिटल क्रेडिट। और पीपी डेबिट होगा किस नाम से? कैपिटल के नाम। ठीक है, ये सवाल साथ साथ पूछते रहा करो, यही बात की वजह से। चले क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन मैं आपको रीड कर देता हूं, बट कल ना क्वेश्चन मुझे लगता है कि चेक करना जरूरी हो गया है। किसी ने ये नहीं कहना कि रफ रजिस्टर पे किया, वो घर पड़ा हो। जिस रजिस्टर पर भी आपने करना है ना वो साथ लेकर आ। आज सिर्फ एक शख्स की वजह से मैं सवाल नहीं चेक कर रहा, फॉर्मेशन मैंने कहा कि कभी कभी आता है तो मैंने कहा ये कि मैं आते ही सवाल चेक कर लूं तो फिर भाग ही ना जाएगा, तो इसलिए कल लाजमी सवाल करके आना, ठीक है। चले, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ QE फॉर द ईयर एंडेड December 15। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बता दी कि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये सारी चीजें पुरानी हैं और आप लोग इसके बारे में जानते हो। हम चलते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहला डेप्रिसिएशन ओके है, मशीनरी हैविंग कैरिंग अमाउंट वाज सोल्ड, ये भी ओके है। यहां से गेन या लॉस भी आ गया। बुक वैल्यू 24 है, बेचा 34 में है तो गेन आ गया। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग रीवैल्यूड, ये उसकी कैरिंग अमाउंट है, इतने का हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया या OCI। फिर एक बिल्डिंग आपने बेच दी कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही, इसका मतलब है नो गेन, लेकिन बेची तो है, एसेट हमारा क्रेडिट होगा। उसका सरप्लस पड़ा हुआ तो वो भी लेना ही होगा। हाँ जी, QE विदड्रॉ 300 पर मंथ ड्राइंग, और वो कहता है अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में डेबिट होगी, वो होती ही उधर डेबिट है, रिटेन अर्निंग का नाम है। फिर इस चीज को हम ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ 200 द प्रोविजन पिछली और इस साल की। जो ऊपर हमारे पास डेटर्स पड़े हैं वो नेट है या ग्रॉस है? नेट है, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है। ये दो चीजें आप, ये एक चीज बल्कि, द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल 30th June every year. The loan was received 1st November. Interest for the 2 month is included in other payable. तो क्या करेंगे, वहां से निकाल के वर्किंग कैपिटल का चेंज लेंगे। और इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर तो है लेकिन पेड नहीं है, क्योंकि पे कब करना है? जून के अंदर, और नवंबर में लोन लिया, दिसंबर ईयर एंड है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट हमारा पेड में आएगा ही नहीं। आखिरी बात, अच्छा ये सोल्यूशन को खुदा के लिए मत देखना, आप अपने तरीके से सवाल करना, सिर्फ सोल्यूशन मैच करना, आंसर्स मैच करना, क्योंकि उसमें और आप में थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर होता है। आगे देखिए, अदर इनकम इंक्लूड इन्वेस्ट इनकम 398,
तो क्या करेंगे, इसको एडजस्टमेंट में रिवर्स कर देंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो कहां से, एडजस्टमेंट में से माइनस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर वो कहता है इन्वेस्टिंग, माजरत, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल 96 और 80। हम क्या करेंगे, इसका लेजर बना लेंगे, जितनी इनकम है रिवर्स, जितनी रिसीव्ड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जस्ट लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ क्या करते हो, जितना फॉर द ईयर है एडजस्टमेंट में रिवर्स, और जितना पेड है माइनस। तो इन्वेस्टमेंट इनकम के बाद साथ भी बिल्कुल वैसे ही करना है, जितनी इनकम फॉर द ईयर है माइनस, और उसके बाद जितनी रिसीव्ड है वो किस में क्या कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड, और उसका लेजर बना लो या वो एक लाइन के अंदर लिख लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं लेजर बनवा देता हूं, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल, तो इसका ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आता है, क्वेश्चन के अंदर वाले लिख लेते हैं 80 कैरिड ऑन 96। इसका एसओपीएल हमेशा यहां पर आता है, कितना है एसओपीएल 398, और ये किस नाम से आ जाएगा, कैश। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो उसी तरह 80 प्लस एसओपीएल माइनस 96, तो आपके पास आ जाएगा कैश। ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कल आपका जो काम है, एक क्वेश्चन नंबर 23 और 20, ठीक है, और कल मेंटली तौर पर तैयार होकर आना कि हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ना है। इन सवालों को डिस्कस करने के बाद सवाल करके आया करो, पता चल जाएगा कि कहां मसला है आपको।